एडजेसेंट एंगल यहाँ पे क्या है, लाइक ये एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल है, एंगल बी एंगल ए एडजेसेंट एंगल है, एंगल ए एंगल डी एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। यानी कि एक के बाद एक जो दूसरा है, जस्ट जो दूसरा एंगल आ रहा है वो मेरा एडजेसेंट एंगल है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मैं फाइंड करने वाला हूं एक्स और वाई की वैल्यू कि अक्षय को अपने सबसे करीबी बस अड्डे पर जाने के लिए, जहां पर उसकी स्कूल बस आएगी, उसको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर, फिर उसके बाद जो फर्दर डिस्टेंस है वो अपने बस से ट्रैवल करने का, ठीक है। तो चलो देखो इस चीज को जरा सा मैं एक इक्वेशन के तौर पे तुम लोगों को समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या है। चलो देखो, अक्षय के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहे 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल पढ़ ले गैंग, वेलकम टू द मोस्ट प्रीमियम एंड फ्री बैच फॉर क्लास 10th, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं 101 मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस को सॉल्व। और इस पूरे सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मैथमेटिक्स के 3rd यूनिट पे, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। देखो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस तो पढ़े हैं, बट इसमें बात आ गई है कि 2 वेरिएबल्स की। चलिए मैं थोड़ी सी इस चीज को एक्सप्लेन कर देता हूँ। लीनियर इक्वेशन से हम लोग क्या समझते हैं, बेसिकली लाइक ax प्लस बी, ये हम लोगों का एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। बट यहाँ पे बात क्या हो रही है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या है, सिंगल वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है। बट अगर यहीं पे मैं कुछ इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, अब ये क्या बन गया है, लीनियर इक्वेशन तो है। ये लीनियर इक्वेशन कैसे है, बिकॉज इसमें दोनों वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम डिग्री है वो 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन तो है, बट अब इसमें मैंने एक वेरिएबल और ऐड कर दिया है जो कि है हमारा y। ये एक एक्स्ट्रा वेरिएबल है, ठीक है, इसको मैंने ऐड कर दिया। अब ये बन गया है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बट चैप्टर के अकॉर्डिंग हमको बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये क्या है, ये तो सिंगल इक्वेशन है ना, बट हम लोगों को पेयर हमेशा 2 नंबर्स या फिर 2 इक्वेशन का बनेगा। तो मैं इस चीज को कुछ ऐसे रिक्रिएट कर लेता हूं, रिक्रिएट द इक्वेशन। क्या बन जाएगा, मैं एक इक्वेशन लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और मैं एक दूसरी इक्वेशन ले लेता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो भाई देखो हमारे सामने 2 इक्वेशंस, 2 सेट ऑफ इक्वेशंस हैं, और दोनों में ही जो कोफिशिएंट्स है x और y के वो अलग अलग हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है। बट अब हम लोग ये चीज़ तो जान चुके हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता कैसा है। अब हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में 2 चीज़ों पे बात करनी है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और दूसरे पे बात करनी है एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो चलिए यार देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में किस टाइपोलॉजी के क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं कॉम्पिटेंसीज में, ठीक है। तो हम लोगों के सामने यार पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड आउट करिए, क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज अ ग्राफ। यहां पे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, गिवन बिलो इज अ ग्राफ शोइंग इन द 2 लाइन्स। यहां पे एक ग्राफ दे रखा है ये, और कह रहा है कि 2 लाइन्स है जो कि अपने आप को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द 2 लीनियर इक्वेशन। अब इस लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा, इस लाइन का इक्वेशन कुछ और होगा, ठीक है। और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और इंटरसेक्ट नहीं कर रही यानी कि ये पैरेलल्स हैं, और सामने ग्राफ में दिख भी रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि विच ऑफ दीज कैन सेड अबाउट द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस एज अबाउट द पेयर ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे कुछ सेट ऑफ ऑप्शन दे रखे हैं, और हम लोगों को बताना है कि ये जो ग्राफ ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये लाइन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बना रहा है, क्या ये लाइंस के पास यूनिक सोल्यूशन है, या फिर दे डू नॉट हैव एनी सोल्यूशन। अब इस चीज को समझने के लिए तुम लोगों को कुछ बेसिक्स रूल जानना पड़ेगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। अब बेसिक रूल्स में ये समझते हैं हम लोग कि पैरेलल लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी लाइंस जो कोइंसाइड करें, तो उसमें किस टाइप के सॉल्यूशंस बनते हैं। अब मैं पहले बात करता हूं इंटरसेक्शन की, जहां पे 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही हूं, इंटरसेक्ट 2 लाइंस। तो इस टाइपोलॉजी में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक यूनिक सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है। एक मिनट, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं वहीं पे बात करूं कोइंसिडेंस, या फिर मैं कह सकता हूं कोइंसाइड, जब 2 लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो उसको मैं कहूंगा कोइंसाइड लाइन, कोइंसाइड। जब 2 लाइंस आपस में कोइंसाइड हो जाए, तो इस टाइप, अगर इस केस को देखा जाए तो इसमें जो सोल्यूशन बनता है वो होता है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। अब जो 3rd केस होता है वो होता है पैरेलल लाइंस का, जो कि हमारा ग्राफ यहां पे शो कर रहा है। पैरेलल के केस में पता है क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है।
हम लोगों के पास जीरो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो 3 केस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और यही हमारे चैप्टर का बेसिक भी है। ठीक है, हम लोग जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तो इन तीनों केसेस को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब यूनिक सोल्यूशन मतलब कि होता है कंसिस्टेंट, जो हमारा सोल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं ये डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट ये भी है, कोइंसाइड के केस में कंसिस्टेंट ये भी रहता है, बट ये डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, और यहाँ पे पैरेलल सोल्यूशन नो सोल्यूशन के अकॉर्डिंग ये हम लोगों का इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो बेसिक है इतना समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। पर अब हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी देना है। तो देखो यार, इन तीनों केसेस में हम लोग इंटरसेक्शन की बात करें, कोइंसाइड की बात करें, पैरेलल की बात करें, तो इन तीनों केसेस में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या शो कर रहा है? पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल के केस में हम लोगों के पास नो सोल्यूशन होता है। तो इस ऑप्शन में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं ऐसा ऑप्शन है जहां पे नो सोल्यूशन की बात हो रही है? दे डू नॉट हैव अ सोल्यूशन। यस, ये एग्जैक्टली ऑप्शन सी हम लोगों को यहाँ पे सही लग रहा है। दे डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, यानी कि इनके पास सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, बस सिंपल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा था क्वेश्चन। आई होप कि ये समझ में भी आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो चलो यार हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14। ओके गाइस, तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कह रहा है? गिवन बिलो इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 इक्वेशंस दे रखी हैं और फिर कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव द सेम नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब यहाँ पे ना जो ऑप्शंस दे रखा है, ऑप्शन ए बी सी डी, इसमें से हम लोगों को बताना है कि कौन सा ऑप्शन का जो सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली इस इक्वेशन के सोल्यूशन के बराबर रहेगा। अब इसमें हम लोग को क्या फाइंड करना है? मैं फाइंड करूंगा पहले ए का सोल्यूशन, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, और इसका सोल्यूशन हम लोग पहले फाइंड कर लेंगे और फिर मैच कर लेंगे कि जिसका सोल्यूशन सेम आ रहा है वही करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब भाई देखो, यहाँ पे ये चीज पता करने के लिए तुम लोगों को कुछ बेसिक चीजें जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि किस केस में किस टाइप का सोल्यूशन बनता है। तो अगर मेरे पास 2 इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन मेरे पास दे रखी है एक इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें किस टाइप के सॉल्यूशंस बन सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को देखते हुए? तो पहला केस जो रहेगा वो हम लोगों का रहेगा केस 1। केस 1 में क्या रहेगा? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ठीक है, तो इस केस में जो सोल्यूशन बनेगा वो हम लोगों का रहेगा अ यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इसमें जो बनेगा वो यूनिक सोल्यूशन बनेगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब वहीं मैं बात करूं कि केस 2 में क्या सोल्यूशन रहेगा? केस 2 के अकॉर्डिंग व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। यहाँ पे c1 बाय c2 क्या है? कांस्टेंट टर्म्स है। ये यहाँ पे ये चीज देखिए, ये c1 है, ये c2 है, दोनों ही कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो इस केस में किस टाइप का सोल्यूशन बनेगा? इस केस में बनता है जो सोल्यूशन है वो है नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ठीक है, अब वहीं मैं बात करूं केस 3 का, केस 3 के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या सेट ऑफ इक्वेशंस बनेंगे वेरिएबल्स के, कोफिशिएंट्स के? वो रहेंगे a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। तो इस केस में जो सोल्यूशन बनता है वो रहता है हम लोगों का इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो ये जितने भी केसेस हम लोग अभी पढ़े, केस 1 जिसमें कि सोल्यूशन जो बन रहा है वो है यूनिक सोल्यूशन, वैसे ही हम लोग पढ़े केस 2, और केस 2 में जो सोल्यूशन बन रहा है वो है नो सोल्यूशंस, और केस 3 के अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन बन रहा है वो है इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो ये तीनों जो केस हैं यार भाई देखो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बेसिक है, तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये चीज़ पता रहेगा, ये कंसेप्ट, तो ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं पहले यार सॉल्व कर लेता हूं यहाँ पे जो हम लोगों का इक्वेशन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 का, कि 4x प्लस 2y इक्वेशन दे रखा है, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 18। मैं इसको रीअरेंज करके अगर लिखूं तो क्या हो जाएगा? 4x प्लस 2y
माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और ये जो दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 6, इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं। तो 3x माइनस 6y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a1 क्या है, a1 है 4, a2 क्या है, a2 है 3। वैसे ही b1 क्या है 2, b2 क्या है माइनस 6, c1 क्या है माइनस 18 और c2 क्या है माइनस 6। अब सिंपल मैं यार इसको पुट कर देता हूं अपने पूरे प्रॉपर जो यहाँ पे हम लोग केसेस पढ़े हैं, ठीक है। तो मैं जरा सा इसको सेट कर लेता हूँ, a1 बाय a2 के फॉर्म में इज इक्वल टू b1 बाय, एक मिनट एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्ट इसको पुट करते हैं, डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करते हैं। a1 बाई a2 यानी कि 4/3 इज इक्वल टू b1 बाई b2 यानी कि 2 बाय माइनस 6 और वैसे ही c1 बाई c2 यानी कि माइनस 18 बाय माइनस 6। अब जरा सा सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा, 4/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/1। तो यार ये जो केस बन रहा है ना तो a1 बाई a2 ना तो b1 बाई b2 ना तो c1 बाई c2 इक्वल है, यानी कि ये जो केस है ये पहला केस है हम लोगों का, केस 1 यूनिक सोल्यूशन। तो हम लोगों के पास जो सोल्यूशन यहाँ पे निकल के आ रहा है वो है यूनिक सोल्यूशन, ठीक है। याद रखना हम लोग जो ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इसमें कौन सा सोल्यूशन बन रहा है, इसमें यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। ये जो इक्वेशन है इसका यूनिक सोल्यूशन बन रहा है। अब मैं सॉल्व करूंगा पहला इक्वेशन जो कि है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 18। यहां पे मैं इक्वेशन नोट कर लेता हूं, ऑप्शन वन क्या है, पहला इक्वेशन है 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 18। मैं इसको रीअरेंज करके लिखूंगा 3a प्लस 3b माइनस 18 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है a प्लस बी इज इक्वल टू 6, a प्लस बी माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जरा सा मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं अपने उस प्रॉपर्टी पे रख के। क्या आ जाएगा, a1 बाई a2 यानी कि 3/1 इज इक्वल टू 3/1 इज इक्वल टू माइनस 18 बाय माइनस 6। यहाँ पे क्या सिस्टम हम लोगों को दिख रहा है इक्वेशन का, a1 बाई a2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 है। और यहाँ पे इसको भी अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो क्या बन जाएगा 3/1, यानी कि जो इक्वेशन यहाँ पे सेट ऑफ इक्वेशन बन रहा है वो कौन सा है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाय a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। और इससे हम लोगों का कौन सा इक्वेशन बनता था, याद करिए। यहाँ पे मैंने ऊपर केस लिखा रखा है, केस 3 इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग इसका जो सोल्यूशन है वो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन है, बट हम लोगों को क्या लाना है, यूनिक सोल्यूशन। चलो ठीक है, मैं ऑप्शन 2 की तरफ मूव करता हूं। ऑप्शन 2 में क्या इक्वेशन दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू 4, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ a माइनस बी इज इक्वल टू 4। और दूसरा इक्वेशन क्या दे रखा है, b माइनस ए इज इक्वल टू 4, b माइनस a इज इक्वल टू 4, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी रीअरेंज कर लेता हूँ, क्या बन जाएगा, a माइनस बी माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो मेरा रहेगा माइनस a प्लस बी माइनस 4 इज इक्वल टू a। अब इसके अकॉर्डिंग a1 बाई a2 क्या रहेगा मेरा, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट -1 है। वैसे ही b1 बाई b2 इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है। वैसे ही कांस्टेंट टर्म क्या है मेरा, -4 अपॉन -4। अब इसको थोड़ी सी सॉल्व कर लो तो क्या बन के आ जाएगा, -1/1 इज इक्वल टू -1/1 इज नॉट इक्वल टू 1/1। और यहाँ पे अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो कौन सा केस रहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, when a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो नो सोल्यूशन बनता है हम लोगों का। तो यहाँ से जो सोल्यूशन बन रहा है वो है नो सोल्यूशन, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा तुम लोगों को। चलो ऑप्शन 3 को भी हम लोग एक बार जरा सा मैच कर लेते हैं। ऑप्शन 3 में कौन सा इक्वेशन दे रखा है, 6 माइनस ए माइनस 2b, यहाँ नोट डाउन कर लेते हैं, 6a माइनस 2b, 6a माइनस 2b इज इक्वल टू 10। दूसरा इक्वेशन है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5, 3a प्लस बी इज इक्वल टू 5।
अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग, और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 6a माइनस 2b माइनस 10 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को मैं लिखूंगा 3a प्लस b माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो सोल्यूशन मेरा बनेगा वो रहेगा a1/a2 यानी कि 6/3, वैसे ही b1/b2 यानी कि -2/1 इज इक्वल टू c1/c2। c1 क्या है -10 और c2 क्या है -5। सॉल्व करूंगा मैं इसको, मेरे को क्या मिल जाएगा 2/1 इज इक्वल टू -2/1 इज इक्वल टू 2/1, ये नॉट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सोल्यूशन बन रहा है वो क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो इस केस में कौन सा सोल्यूशन बनता है, रिकॉल करिए थोड़े से। इस केस में बनता है नो सोल्यूशन। ठीक है, सॉरी, इस केस में बनता है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बता रखा है केस 1 में कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो वो यूनिक सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हम लोगों का एक करेक्ट ऑप्शन है, बट मैं यहाँ पे ऑप्शन डी भी करा के दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोगों को यूनिक सोल्यूशन ही पता करना था, तो यूनिक सोल्यूशन तो आ गया। ठीक है, ऑप्शन 3 को हम लोग शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, बट ऑप्शन डी को भी एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि क्या इसमें किस टाइप का सोल्यूशन बनता है। ऑप्शन डी में जो इक्वेशंस दे रखे हैं उसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। इक्वेशन 1 क्या मेरे पास है, 7a प्लस 9b माइनस 27 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो है मेरी 28a प्लस 36b माइनस 76 इज इक्वल टू 0। अब a1/a2 करूं, क्या हो जाएगा 7/28, और वैसे ही b1/b2 करूं 9/36, वैसे ही c1/c2 करूं तो क्या आ जाएगा -27/-76। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/4 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, यानी कि 27/76 के इक्वल नहीं है, c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहां से हम लोगों के पास क्या इक्वेशन निकल के आ जा रहा है, क्या सॉल्यूशन निकल के आ जा रहा है, बताइए, थोड़ी रिकॉल करिए। क्या था कि जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो ये एक नो सोल्यूशन देता है। ठीक है, तो यार देखो, इसको सॉल्व तो हम लोग कर लिए हैं विद प्रॉपर सोल्यूशन के साथ, बट समझना इसमें क्या है कि जो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था, ये जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन दे रखा था और इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो मैंने इक्वेशन सॉल्व किया है, इसमें से कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी के पास जो सॉल्यूशन आया है यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, ये मैच कर रहा है हम लोगों के इस इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन से। ठीक है, तो यही चीज हम लोगों को इस क्वेश्चन नंबर 14 में पता करना था, जो कि बहुत ईजी था, और यही मेथड होता है सॉल्व करने का भी। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये मैंने केसेस बताए, केस 1, केस 2 एंड केस 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो प्लीज इस चीज को कॉपी पे अपने नोट डाउन कर लो और समझते रहो इस चीज को। और यार ये जो पीडीएफ मैं सॉल्व करा रहा हूं, ये प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और भी ज्यादा अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमारे पढ़ ले अक्षय ऐप को डाउनलोड करिए, क्विज और सैंपल पेपर्स आपको वहां पे मिल जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको रीड करिए। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज गिवन बाय, एक इक्वेशन ये दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखा है, ठीक है, हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू। अच्छा देखो भाई, हम लोग तो अभी यही केस पढ़ के आ रखे हैं ऊपर, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है यहाँ पे। याद करिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस में कौन सा केस था हम लोगों के पास, केस 1 की बात करता हूं, जब हम लोगों के पास था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो हम लोगों के पास जो सोल्यूशन था वो था यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। वहीं पे केस 2 की बात करूं तो हम लोगों के पास केस 2 में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो यहां पे जो सोल्यूशन बन रहा था वो था नो सोल्यूशन। और केस 3 की बात करूं तो केस 3 में क्या था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और इस केस में
हम लोगों के पास जो सॉल्यूशन मिल रहा था वो था इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो यार यहां पे हम लोग को यही बताना है कि इन सब में से इवन इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन बाय इतना हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन इन विच द फॉलोइंग डेफिनेटली इज ट्रू। यहाँ पे कुछ केसेस दे रखे हैं, हाँ यही है a1/a2 इक्वल टू b1/b2, कुछ इसी टाइप का है ये। तो हम लोग को बस क्या करना है, इसको रीअरेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूं। पहला इक्वेशन हम लोगों के पास है L1x, ओके, तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन है वो है L1x प्लस m1y प्लस n1 इज इक्वल टू 0, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है L2x प्लस m2y प्लस n2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग अब यार इसमें जरा सा एक चीज पता करते हैं कि क्या L1/L2 इज इक्वल टू m1/n2 इज इक्वल टू n1/n2। अब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होने के लिए हम लोगों का क्या इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा थीम सही रहेगा बताइए। अगर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हम लोग को बताना है तो क्या चीज सही रहेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 सही रहेगा। ठीक है, तो जरा सा मैं यहाँ पे वही चीज लिख लेता हूँ, L1/L2 इज इक्वल टू m1/m2 इज इक्वल टू n1/n2। तो अब पता करते हैं कि ऑप्शन ए सही है क्या, L1/L2 इज इक्वल टू n1/n2 होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या है n2/n1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है n1/n2 होना चाहिए, बट यहाँ पे n2/n1 है, तो ऑप्शन ए तो गलत है। ठीक है, ऑप्शन बी देखते हैं, L1/L2 इज नॉट इक्वल टू m1/n2, ये तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये वाला केस हुआ तो हम लोग का जो केस 1 है इस पे हम लोग को मूव करना पड़ेगा, जो कि रहेगा यूनिक सोल्यूशन का। तो बट हम लोग को बताना क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ऑप्शन सी देखते हैं, L1/L2 इज नॉट इक्वल टू m1/n2। देखिए ये भी गलत हो जा रहा है, ये भी गलत हो जा रहा है। ठीक है, ये कैसे गलत हो जा रहा है, L1/L2 ये भी हम लोगों का क्या बता देगा, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, और वैसे ही ऑप्शन डी की बात करते हैं, ऑप्शन डी में क्या है L1/L1m2 यहाँ पे दे रखा है, ध्यान देना इस चीज को थोड़ी सी, इसको क्योंकि रीअरेंज करना पड़ेगा और ऐसे ऑप्शंस आते हैं तो इस चीज को समझ के चलिएगा। ठीक है, यहाँ पे L1m2 इज इक्वल टू L2m1 दे रखा है, तो इसको जरा सा मैं रीअरेंज कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, L1/L2 इज इक्वल टू m1/m2 हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन है ये कुछ सही ऑप्शन लग रहा है हम लोगों के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का केस बनाने के लिए। ठीक है, L1/L2 इज इक्वल टू m1/n2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है n1/n2 वो इक्वल रहेगा। तो ठीक है, हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए ऑप्शन डी सही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना, बस इसको थोड़ी सी रीअरेंज कर लीजिएगा तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। ऑप्शंस को देखना है और करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं यार अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको रीड करो। भैया रीड तो मैं कर रहा हूं, पर इसमें तो कुछ 3 वेरिएबल्स जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा दिख रहा है, और आप बोले थे कि सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स पे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये तीसरा यहाँ पे कैसे आ गया। नहीं भाई, वो तीसरा वेरिएबल नहीं है, वो एक कोफिशिएंट है। ध्यान से देखो, वो x के कोफिशिएंट पे है, यानी कि वो एक कांस्टेंट टर्म ही है। ठीक है, हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे, ए बी और कांस्टेंट टर्म के टर्म में कंसीडर करेंगे उसको। ठीक है, वो हम लोगों का वेरिएबल नहीं है इस टाइम पे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो हम लोगों का थर्ड वेरिएबल नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व होगा वो अप्रोच देखो। यहाँ पे मैं अगर बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x की, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, a1 जो कि k-1 है, और b1 जो कि नो a2 ही होगा, जो कि है k² -1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ y की, तो इसमें क्या है, b1 जो कि है 1 और b2 जो कि है k+1। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया कि ये कोफिशिएंट ऑफ x और y क्या है। और वैसे ही कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट्स क्या है मेरा, c1 क्या है, k+1 है, और c2 मेरा यहाँ पे है 1 - k²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो आगे रीड करो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मैनी सॉल्यूशंस डज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव। यहाँ पे जो दोनों इक्वेशन दे रखा है इसके पास कितने सोल्यूशन होंगे,
और भैया तुम लोगों को ये चीज तो पता लग ही गया होगा इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसके लिए हम लोगों के पास 3 केस रहता है, जो कि पहला है जब कभी यूनिक सोल्यूशन बनता है, या फिर जब कभी नो सोल्यूशन बनता है, या फिर जब कभी इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन बनता है। ठीक है, तो चलो मैं इस चीज़ को भी एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, बिकॉज ये प्रीमियम बैच है और इसमें आप लोगों को हर वो चीज़ बेसिक से बेसिक चीज़ मिलने वाली है जो एक पेड बैच में आप लोगों को मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ केस 1 की, तो केस 1 क्या कहता था, व्हेन a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तब कौन सा केस यहाँ पे, तब किस टाइप का सोल्यूशन बनता है, रिकॉल करिए, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। और केस 2 की मैं बात करूं, जब a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होता था बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होता था, तब किस टाइप का सोल्यूशन बनता था, इट हैज नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। अब यार ये नो सोल्यूशन से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा, ये जो नो सॉल्यूशंस की जो दोनों लाइन रहेगी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसा दिखेगा, रिकॉल करिए। हम लोगों ने पहला क्वेश्चन जो सॉल्व किया था ना, वो इसी केस में सॉल्व किया था। तो जब नो सॉल्यूशंस की बात होती है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो एक पैरेलल लाइन होता है। ठीक है, चलो केस 3 क्या है हम लोगों का, व्हेन a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2 रहे तब। और इस केस में कैसा सोल्यूशन हम लोगों को मिलता था, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, देखो इतना बेसिक जो कंसेप्ट था ये तो मैं तुम लोगों को समझा दिया, बट अब बात आती है क्वेश्चन सॉल्विंग का। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम पहले मैं बात करूंगा कि व्हेन मैं फाइंड करूंगा a1 बाय a2, ये मेरा पहला स्टेप रहेगा। ठीक है, जब मैं फाइंड करूंगा a1 बाय a2, और यहाँ पे a1 क्या है मेरे पास, k-1 है। ठीक है, k-1 है, और a2 क्या है, k स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो k स्क्वायर -1 है, यहाँ पे ये जो k स्क्वायर -1 है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, k-1 अपॉन k+1 एंड k-1। ये कहाँ से आ गया भैया, ये क्या लॉजिक लगा दिया आप, तो थोड़ी सी याद करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस बी एंड a माइनस बी, याद आया। वैसे ही यहाँ पे जो k स्क्वायर -1 है, -1 को क्या लिख सकते थे, k स्क्वायर -1 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो सिंपल इसी फॉर्मूले से ये मैंने निकाल दिया है। ठीक है, तो देखो k-1 कैंसिल हो जाएगा और मेरे को क्या मिल जाएगा, a1 बाय a2 की जो वैल्यू मिलेगी वो रहेगी 1 बाय k+1। ठीक है भाई, हम लोगों ने a1 बाय a2 निकाल लिया है। अब क्या हम लोगों को निकालना है b1 बाय b2, तो मैं सेकेंड टर्म में निकालता हूँ b1 बाय b2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग b1 क्या है मेरा 1 है, और b2 क्या है, b2 है k+1। क्या ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यार एक चीज ध्यान देने वाली बात ये थी कि a1 बाई a2 की भी वैल्यू k+1 है और b1 बाई b2 की भी वैल्यू k+1 है। तो यहां से हम लोगों को क्या मिल गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू 1 बाय k+1। ठीक है, हम लोगों ने a1 और a1 बाई a2 b1 बाई b2 निकाल लिया है, जो कि दोनों इक्वल ही है। ठीक है, अभी तक इसके अकॉर्डिंग जो मेरा सोल्यूशन बन रहा है वो तो नहीं डिसाइड हो सकता ना, तो हम लोगों को कांस्टेंट टर्म्स के लिए भी निकालना पड़ेगा, जो कि है c1 बाय c2। तो मैं c1 बाय c2 को यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मेरा c1 यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट में c1 k+1 है, k+1, और c2 क्या है 1 माइनस k स्क्वायर। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं, 1 माइनस k स्क्वायर। ठीक है, 1 माइनस k स्क्वायर। अब जरा सा मैं इसको पुट करता हूँ अपने c1 बाय c2 के टर्म में, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, c1 बाय c2 इज इक्वल टू k+1 अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर। मैं यहाँ से 1 कॉमन ले लेता हूँ, मैं 1 को कॉमन ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो k+1 अपॉन 1 प्लस k एंड 1 माइनस k, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और मेरे को जो c1 बाय c2 की वैल्यू मिल रही है वो है 1 बाय 1 माइनस k। ठीक है, c1 बाय c2 की वैल्यू जो मिल रही है वो है 1 माइनस 1 बाय k। तो क्या ये c1 बाय c2 हम लोगों के a1 बाय a2 के बराबर है
तो चलिए पता करते हैं। यहाँ से हम लोगों को A1 और A2 की वैल्यू क्या आई थी, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2, और ये इसकी वैल्यू क्या थी यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रखे हैं, ये है 1 + 1 बाय K + 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 बाय K + 1। तो क्या यार ये C1 बाय C2 के बराबर है, C1 बाय C2, C1 बाय C2 की वैल्यू क्या है 1 - K + 1, सॉरी 1 - K है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम लोगों को जो फाइनल टर्म मिल रहा है वो क्या है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2। और ये वाला जो केस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, बताओ 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 बताओ, क्या इंडिकेट कर रहा है, when A1 by A2 is not equal to B1 by B2, when A1 by A2 is equal to B1 by B2 but not equal to C1 by C2, then हम लोगों के पास जो सोल्यूशन बनता है वो होता है नो सोल्यूशन। सो मैं लिख देता हूं, सो द above pair of linear equation have no solution। ठीक है, जो हम लोगों के पास ऊपर जो ये दोनों इक्वेशन दे रखी है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इन दोनों के पास नो सोल्यूशन है। कैसे नो सोल्यूशन है, हम लोगों ने पहले फाइंड किया था कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y और कांस्टेंट टर्म, फिर उसके बाद मैंने तीनों केस अप्लाई किया, केस 1, केस 2 एंड केस 3। केस 1 जब अब हम लोग ने क्या पहले फाइंड किया, A1 बाई A2 जिसकी वैल्यू थी 1 बाई K + 1, फिर B1 बाई B2 जिसकी वैल्यू थी 1 बाई K + 1। यहाँ से हम लोगों को क्या मिल गया था, A1 बाई A2 और B1 बाई B2 तो इक्वल है, बट हम लोगों को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कांस्टेंट टर्म का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने C1 बाई C2 भी फाइंड किया, जहाँ से कि मेरे को C1 बाई C2 जो मिला वो 1 बाय 1 - K मिला, जिसके अकॉर्डिंग A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 तो था, बट ये जो दोनों थे ये दोनों C1 बाई C2 के इक्वल नहीं थे। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल गया कि हम लोगों के पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो अब मेंशन है उसके पास नो सोल्यूशन है। ठीक है, आई होप यार तुम लोगों को इतना बहुत ही इजीली समझ में आया होगा, और जो बेसिक कंसेप्ट था इस क्वेश्चन का वो भी तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे उस प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रखा है, द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट कंक्लूडिंग इज नो सोल्यूशन। यहाँ पे देखिए नो सोल्यूशन स्पेशल मेंशन है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यार अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है अपने इस पूरे सीरीज का। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको थोड़ी सी रीड करिए। शोन बिलो इज ए पैरेललोग्राम, ये जो नीचे है ना ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, वो तो दिख रहा है हम लोगों को भाई, और इसमें जो एंगल ABC ये वाला जो एंगल है इसकी वैल्यू मेंशन है 70 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, कैसे निकलेगा, कुछ याद करिए, कुछ बेसिक चीजें। हम लोग पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ते थे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि दो एडजेसेंट एंगल का जो सम होता है वो सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के केस में दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एडजेसेंट एंगल यहाँ पे क्या है, लाइक ये एंगल B और एंगल C एडजेसेंट एंगल है, एंगल B एंगल A एडजेसेंट एंगल है, एंगल A एंगल D एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, यानी कि एक के बाद एक जो दूसरा है, जस्ट जो दूसरा एंगल आ रहा है वो मेरा एडजेसेंट एंगल है। तो इसी प्रॉपर्टी के बेस पे मैं फाइंड करने वाला हूं x और y की वैल्यू। और x और y की वैल्यू कैसे निकलेगा, दो इक्वेशन बन जाएगा। मैं यहाँ पे सॉल्व भी कर देता हूँ। पहले तो मैं फाइंड करूंगा इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 फाइंड करने के लिए मैं 2x + y + 70 डिग्री, ये जो 70 डिग्री दे रखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, वैसे ही मैं फाइंड कर लूंगा इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 मेरा क्या रहेगा 70 डिग्री + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2। अब भाई देखो हमारे पास दो इक्वेशन बन गया है। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशंस के बेसिस पे मैं फाइंड कर लूंगा x और y की वैल्यू। तो मैं यूज करूंगा अपने इक्वेशन 1 को। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1, यहां पे 70 + 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री दे रखा है। मैं यहां से क्या करूंगा 5x, और 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 110 बचेगा, और यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 110/5। तो फाइनल जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी
5 2 से 10, 5 2 से 10, 22 डिग्री। ठीक है, x की जो वैल्यू आ रही है वो है 22 डिग्री। अब मेरे पास अगर x की वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। और इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 ये है जो कि है 2x + y + 70। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं 2x + y + 70 = 180 डिग्री। और मेरे को पता है कि x की वैल्यू जो है वो है 22 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा 2 × 22 + y + 70 = 180 डिग्री। अब यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, 44 + y = 70 में से 180 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा 110। ठीक है, मैं ऐसे फाइंड कर लूंगा y = 110 - 44, और y की वैल्यू जो मेरी निकल के आ जाएगी वो रहेगी 66 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू 66 डिग्री आ जाएगी। तो हम लोगों ने यार फाइंड कर लिया है x और y की वैल्यू, जो कि हम लोगों को पता करना था अपने इस पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन था, बस हम लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखनी थी। सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इस प्रॉपर्टी पे मैंने 2 इक्वेशन बना लिया और उन दोनों इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और तुम लोगों को पता होगा कि जब हम लोग किसी भी, यहां पर मैं इस चीज को समझाता हूं, हम लोग जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों के पास ना 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा होता है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन में मैं क्या करता हूं कि x और y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, और एलिमिनेशन मेथड में मैं क्या करता हूं कि किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देता हूं, या तो x को या तो y को। ठीक है, तो ये हम लोगों का 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। तो देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, इसी सिंपल प्रॉपर्टी पे हम लोगों की x और y की वैल्यू निकल के आ गई। x की वैल्यू 22 डिग्री, y की वैल्यू 66 डिग्री। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बस इक्वेशन बनाने का तरीका होना चाहिए आप लोगों के पास। ठीक है, आई होप यार इतना समझ में आ चुका होगा जितना अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 18। ओके गाइस, तो यार क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है, और क्वेश्चन नंबर 18 को जरा सा रीड करिए। देखिए ये क्या कह रहा है क्वेश्चन। अक्षय लिव्स 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज स्कूल। अक्षय 15 किलोमीटर दूर अपने स्कूल से रहता है, यानी कि जो अक्षय का घर है वो उसके स्कूल से 15 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अक्षय को 15 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा अपने स्कूल तक जाने के लिए। ही वॉक्स टू द बस स्टॉप एंड टेक द बस स्कूल एवरी डे। इफ ही गोज टू द नियरेस्ट बस स्टॉप ही नीड्स टू वॉक 3 किलोमीटर। ओके, देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो है ना कि अक्षय को अपने सबसे करीबी बस अड्डे पर जाने के लिए, जहां पे उसकी स्कूल बस आएगी, उसको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। ठीक है, मॉर्निंग वॉक करनी पड़ेगी 3 किलोमीटर। फिर उसके बाद जो फर्दर डिस्टेंस है वो अपने बस से ट्रेवल कर लेगा। ठीक है, तो चलो देखो इस चीज को जरा सा मैं एक इक्वेशन के तौर पे तुम लोगों को समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलो देखो, यहाँ पे मैं सपोज करते हैं हम लोग कि ये अक्षय का घर है, सॉरी ये अक्षय का स्कूल है। ठीक है, और अक्षय कितना दूर रह रहा है अपने घर से, सॉरी अपने स्कूल से 15 किलोमीटर दूर। इसके घर से जो डिस्टेंस है वो है 15 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि अक्षय को 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मान लेता हूं मैं कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 3 किलोमीटर है। इतना इसको चलना पड़ेगा अपने बस स्टॉप पे आने के लिए। तो ये स्टॉप 1 समझ लो, स्टॉप 1, ये बस स्टॉप 1 है। ठीक है, और जो बाकी फिर डिस्टेंस रहेगा वो चलेगा बस के द्वारा। ठीक है, अगर ये अपने बस स्टैंड पे आ गया 3 किलोमीटर, फिर उसका जो डिस्टेंस वो चलेगा वो अपनी बस की हेल्प से चलेगा। तो देखो अक्षय कितना डिस्टेंस बस से ट्रेवल करेगा, पहले तो वॉकिंग डिस्टेंस कितना है 3 किलोमीटर, और फिर उसका बस वाली जो डिस्टेंस रहेगी बाय बस वो रहेगा 15 - 3 दैट इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। ठीक है, इतना समझ में आया। वो 3 किलोमीटर पहले पैदल चलता है, फिर उसके बाद
बस से चलता है, तो टोटल डिस्टेंस अगर 15 है तो उसमें से 3 माइनस कर दो तो जितना ट्रेवल करेगा यानी कि 12 किलोमीटर वो बस से ट्रेवल करेगा। और फिर आगे पढ़िए क्या कर रहा है, दिस टेक्स 1.5, यहाँ पे देखिए दिस टेक्स 1.5 आवर्स, और उसको टोटल ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है, टोटल टाइम दैट इज इक्वल टू 1.5 HRF, 1.5 घंटे उसको 1.5 आवर्स उसको लगते हैं टोटल ट्रेवल करने में अपने घर से स्कूल तक जाने में। इतना सिनेरियो इसको 1 समझते हैं, ठीक है, ये सिनेरियो 1 था। अब आगे क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या कह रहा है, इफ ही वॉक्स टू अ बस स्टॉप फर्दर अवे ही नीड्स टू वॉक 5 किलोमीटर कवर द रेस्ट बस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि मान लो यार ये 3 किलोमीटर वाले बस स्टॉप पे ना जाके वो चला गया 5 किलोमीटर दूर वाले बस स्टॉप, जो कि उसके घर से 5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस रहेगा उसको मैं समझ लेता हूं 5 किलोमीटर, और ये है स्टॉप 2। ठीक है, यहां तक अगर वो आ रहा है तो उसको 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, और फिर जो बाकी डिस्टेंस है वो अपने बस से ट्रेवल करेगा। ठीक है, जो बाकी डिस्टेंस है वो बस से ट्रेवल करेगा। तो अगर मैं सिनेरियो 2 को यहां पे लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगा, देखो इस सिनेरियो 2 में वॉकिंग डिस्टेंस कितनी है, वॉकिंग डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, और बस से कितना चल रहा है, बाय बस वो चल रहा है 15 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। और फिर टोटल टाइम कितना लग रहा है इसको, टोटल टाइम यहाँ पे देखो कह रहे हैं ना कि फिर उसका दिस टेक्स 2 आवर, और इतना सारा सिनेरियो कंप्लीट करने में इसको 2 घंटे लग रहे हैं। तो देखो मैंने दोनों सिनेरियो कितना इजीली समझा दिया तुम लोगों को, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था, अभी हम लोगों को इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि जो अक्षय की वॉकिंग स्पीड है, अक्षय स्पीड मी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और जो अक्षय की बस है, बस स्पीड बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये जो दोनों केस है इसको मैं लेट कर लेता हूं कि अक्षय की जो स्पीड है वो x किलोमीटर है और जो बस की स्पीड है वो y किलोमीटर है। तो ठीक है, अब सिनेरियो 1 देखते हैं, ये हम लोगों का केस 1 था, केस 1, ये केस 2। केस 1 में वो 3 किलोमीटर पैदल चलता है, फिर बाकी जो 12 किलोमीटर वो बस से चलता है, और केस 2 में वो 5 किलोमीटर पैदल चलता है और बाकी जो 10 किलोमीटर है वो अपने बस से जाता है। ठीक है, तो केस 1 के लिए मेरा क्या इक्वेशन बनता है, अगर अक्षय की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तो वो कितना चलेगा 3yx, ठीक है, प्लस और उसकी जो बस की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल बस से जो ट्रेवल किया 12 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। तो मैं मान लेता हूं कि जो 12 किलोमीटर अपॉन y, और इसको टोटल टाइम कितना लग रहा है वो है 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। अच्छा, तुम लोग डिस्टेंस वाला फॉर्मूला पढ़े हो कि नहीं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये जो है स्पीड डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यहाँ पे पुट है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। तो टाइम कितना हो जाएगा, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, नहीं टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, वैसे यहाँ पे भी डिस्टेंस 12 किलोमीटर, स्पीड y किलोमीटर पर आवर, और दोनों का सम टाइम के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये तो था मेरा केस 1 के लिए, और मैं अगर केस 2 के लिए सॉल्व करूं तो क्या होगा, केस 2 में वो 15 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे जा रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है अक्षय की x किलोमीटर है, वैसे ही बस से वो कितना जा रहा है 10 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर, और जो टोटल टाइम लग रहा है वो क्या है 2 आवर्स है, 2 HRs। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 इक्वेशन बन के आ जा रही है, एक इक्वेशन 1 और एक इक्वेशन 2। मैं क्या करूंगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, सॉल्व करने के बाद मैं x और y की वैल्यू निकाल लूंगा। तो मैं क्या काम करता हूं, पहले तो मैं दोनों इक्वेशन को नोट डाउन कर लेता हूं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 मेरा क्या है, 3/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1.5, ये मेरा इक्वेशन 1 है। और मेरा इक्वेशन 2 क्या है, 5/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 2 आवर्स, ये है मेरा इक्वेशन 2। अब देखो भाई, हम लोगों को सॉल्व करना है इन्हीं दोनों इक्वेशन को, और
मैं सॉल्व करने वाला हूं बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, आई होप तुम लोगों को पता होगा कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। मैं किसी एक वैल्यू को एलिमिनेट कर देने वाला हूं, एक्स या तो वाई को, तो मैं प्रिफर करता हूं हमेशा कि मैं एक्स को ही हटा दूं लाइन से। ठीक है, तो मैं एक्स को हटाने के लिए क्या करूंगा, देखो मेरे सामने दो इक्वेशन है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं क्या करूंगा यार, इक्वेशन 1 में 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, ताकि जो मेरा x है ना वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाए। तो ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 इन इक्वेशन 1 एंड ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इन इक्वेशन 2 वी गेट, हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अगर इक्वेशन 1 में मैंने 5 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, यानी कि 5 इंटू 3/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5। अब देखो मैं अगर मल्टीप्लीकेशन LHS में कर रहा हूं तो वही सेम मल्टीप्लीकेशन मैं RHS में ही करूंगा, ताकि मेरा दोनों बैलेंस रहे। ठीक है, तो मेरे को क्या वैल्यू मिल जाएगी, मेरे को मिल जाने वाली है 15/x प्लस 12 5 जा 60 अपॉन y इज इक्वल टू 5, 15 5 जा 75, दैट इज इक्वल टू 7.5। तो ये मेरा इक्वेशन मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3 है। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 को भी निकाल लेता हूँ। इक्वेशन 2 कैसे मतलब सॉरी इक्वेशन 2 के लिए भी मैं निकाल लेता हूँ। इक्वेशन 2 में मैंने क्या कहा था कि मैं 3 का मल्टीप्लीकेशन करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने 3 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया इक्वेशन 2 में, 5/x प्लस 10/y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, क्या मिल जाएगा मेरे को वैल्यू, 3 5 जा 15, 15/x प्लस 30/y इज इक्वल टू 6, और ये है मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब देखो भाई, अब इजी हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए। ठीक है, ये जो दोनों इक्वेशन मेरे पास निकल के आ गई है, इन दोनों इक्वेशन में मैं एलिमिनेशन मेथड लगाने वाला हूं, क्योंकि अब 15/x और 15/x दोनों डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ, एक मिनट मैं लिखता हूं डायरेक्ट इसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन 3 है वो क्या है, 15/x प्लस 60/y, 15/x प्लस 60/y, और इसमें से मैं क्या माइनस कर रहा हूँ, इसमें से मैं माइनस कर रहा हूँ इक्वेशन 4 को। तो 15/x प्लस 30/y, 15/x प्लस 30/y, और वैसे ही RHS में भी कर लेंगे। RHS मेरा क्या है, 7.5 है, माइनस 7.5 में से मैं 6 माइनस कर दे रहा हूं। ठीक है, तो चलो भाई इसको मैं करता हूं अब सॉल्व। 15/x प्लस 60/y माइनस 15/x प्लस नहीं, यहाँ माइनस होगा, माइनस 30/y इज इक्वल टू 6.5 में से मैं 6 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 1.5। ठीक है, तो यहां से ये और ये तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, और 60 में से 30 माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा, 30/y दैट इज इक्वल टू 1.5। तो y की वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, 30/1.5। मैं डेसिमल हटाऊंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 300/15। तो y की वैल्यू जो मेरी निकल के आ जाएगी वो आ जाएगी, y की वैल्यू बताए कितनी आ जाएगी, मैं y को सॉल्व करूंगा ना तो 20 किलोमीटर आ जाएगा। 20 y की वैल्यू आ रही है 20। ओके, आई होप देखो y की वैल्यू कैसे निकली इतना तो लोगों को समझ में आ गया होगा। अब वैसे ही सिमिलरली मैं क्या करूंगा, x की भी वैल्यू निकाल लूंगा, बट x की वैल्यू निकालते टाइम मैं किस चीज का ध्यान रखने वाला हूं कि मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसी एक इक्वेशन में। तो मैं क्या करता हूं, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन में पुट कर देता हूं। तो ये मेरा कौन सा इक्वेशन है, या फिर मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, इन इक्वेशन 4। और इक्वेशन 4 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 4 है 15/x प्लस 30, 15/x प्लस 30/y इज इक्वल टू 6, और y की वैल्यू मेरे पास क्या है, 15/x, y की वैल्यू है 20 प्लस
30/20 इज इक्वल टू 6। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15/x इज इक्वल टू 6 माइनस 3/2। ठीक है, तो वैसे ही 15/x इज इक्वल टू 6 2 12, 12 में से 3 जाएगा 9, 9/2। और यहाँ से जो x की मेरी वैल्यू आ जाएगी वो क्या रहेगी, 9/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 रहेगा। 9x इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/9, और इसको थोड़ी सी सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 10/3। x की जो मेरी वैल्यू आ रही है वो रहेगी कुछ ऐसे। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई कर दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा 3.33। ठीक है, तो ये है मेरी x की वैल्यू 3.33। अब देखो, देखने वाली क्या बात है, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 20, x की वैल्यू आ गई 3.33, और यही हम लोगों को फाइंड करना था। यहाँ पे x क्या है, x अक्षय की स्पीड है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं अक्षय स्पीड इज इक्वल टू 3.33 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही बस की स्पीड क्या है, बस की स्पीड वो है मेरी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आई होप यार ये क्वेश्चन ना तुम लोगों को समझ में आया होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन हम लोगों के इलिमिनेशन, अलजेब्रिक इलिमिनेशन के कंसेप्ट पे बेस्ड था। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन वाला भी क्वेश्चन होता है कुछ इसी टाइप से, उसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी एक की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो फाइनल जो हम लोगों का आंसर निकल के आ गया है वो है ये और ये। हम लोगों को अक्षय की स्पीड बतानी थी, बस की स्पीड बतानी थी। हम लोगों ने क्या कंसेप्ट यूज किया, मैं पूरा शुरू से बता देता हूँ। पहले तो देखो, अक्षय के स्कूल से और अक्षय के घर से जो डिस्टेंस थी वो है 15 किलोमीटर की दूरी, और एक जो पहला बस स्टॉप है वो 3 किलोमीटर दूर है, दूसरा बस स्टॉप 5 किलोमीटर दूर है। अगर अक्षय 3 किलोमीटर वाले बस स्टॉप पे जाता है तो उसको 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, और 12 किलोमीटर जो चलता है वो बस से चलता है। ठीक है, तो उसमें जो टाइम लगता है उसको 1.5 आवर्स लगता है, और इक्वेशन जो इससे बनता है वो ये वाली इक्वेशन। वैसे ही सिमिलरली अगर अक्षय 5 किलोमीटर दूर अपने किसी बस स्टॉप पे जाता है तो उसको 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, और फिर उसके बाद जो बस से ट्रेवल करता है वो 10 किलोमीटर करता है। टोटल टाइम इसमें 2 आवर्स का लगता है, और इक्वेशन जो है ये। ठीक है, अक्षय की स्पीड मैंने x किलोमीटर ली थी और बस की स्पीड y किलोमीटर पर आवर ली है, और x और y की वैल्यू फाइनल हम लोगों के पास है यहाँ पे 33 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। तो देखो भाई, इसी के साथ हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के थे। और आई होप कि तुम लोगों को ये सब चीजें समझ में आई होंगी जो मैंने समझाया, इसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं, सॉल्यूशन और बाकी जो भी चीजें थी चैप्टर में। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी दे रखा है, आप लोग देख सकते हैं। फाइनल जो y की वैल्यू 20 थी और x की वैल्यू यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 3.33 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ यार हम लोगों ने अपने लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर को भी कर दिया है स्वाहा, और इसमें जितने इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चंस थे उसको कर लिए हैं सॉल्व। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है, क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके, और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी गहरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस, और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं। इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा, एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहां एक्सेस कर सकते हो, पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके ये बैच एक बार चेक जरूर करना, एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।